हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एक स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 12 होम साइंस से जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इंग्लिश मीडियम में इसकी मोस्ट इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं एंड आप सभी को फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल इजी वे में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वर्क से। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क, काम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वर्क तो वही है जो हम करते हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे भाई? अब एक्टिविटी तो आप बहुत सारी करते हो, पर क्या सभी एक्टिविटीज को आप वर्क कहते हो? नहीं कहते। अब वर्क का मतलब ऐसा है, आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, किसी पर्पस के लिए कर रहे हो, कोई गोल है आपका तब कर रहे हो, तो आप इसको वर्क कहोगे। ठीक है, तो इसी को वर्क कहा जाता है। यानी कि आप किसी पर्पस के लिए जब कुछ काम करते हो तो उसको हम वर्क भी यूजुअली रेफर इट टू वर्क। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब अगर मैं आपसे पूछूं इफ आई आस्क यू व्हाई वी वर्क, तो आप कहोगे टू अर्न मनी, टू हेल्प अदर्स और मीट अवर नीड्स, है ना। आप काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, या आप काम कर रहे हो दूसरों की हेल्प करने के लिए। ओके, या आपकी जो नीड्स हैं कुछ भी हो सकती हैं, वट एवर नीड्स यू हैव, तो आप उसको पूरा करोगे तो कोई काम करना पड़ेगा, तभी तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी। तो ये हमारा है वर्क। अब आगे बढ़े। सो जब आप कुछ काम करोगे, व्हेन यू विल वर्क ना, यू विल लर्न समथिंग, यू विल ग्रो एंड यू विल बिकम इवन मोर रिस्पॉन्सिबल देन नाउ। जैसे अभी हो, इससे बहुत अच्छे से आप मैच्योर बनोगे जब आप काम करोगे। जब आप बाहर निकलोगे, व्हेन यू विल स्टेप आउट ऑफ योर होम, you will be learning so many new things for sure. So work is any activity done to achieve a goal or meet a need. Okay, whatever activity you are doing, there is some goal you wanna achieve. Okay, so you are working for that thing only. Okay, I hope you are able to get it. What is work? Now, if I ask why do we work, so you must be saying, sir, you have already told us why do we work. Okay, तो कुछ मिलता जुलता ही है कि पैसा कमाना इसलिए काम करना, है ना। अपनी फैमिली का ध्यान रखना है तो भाई काम करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट फील करना है, देखो एक होता है ना, आपने सुना होगा कि घर बैठ के बस खाती रहती है, घर बैठ के पड़ी रहती है, बस कुछ नहीं करती करती, तो बुरा लगता है ना सुन के। अगर कोई आपको बोले कि भाई बस सारा दिन बैठी रहती है खाती रहती है, लेकिन वहीं आप खुद काम करो, खुद पैसे कमाओ, तो देखो आप कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे। यार जो मन करेगा वो काम करो, कभी मूवी देखो, कभी ये करो, क्योंकि यू आर वर्किंग। व्हेन यू आर वर्किंग यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील एनर्जी इनसाइड यू कि भाई मैं खुद करते हूँ, खुद का काम है, कोई कह नहीं सकता कि मैं खाली बैठी हूँ। और आप जब काम करते हो ना, यू विल लर्न न्यू स्किल्स, आपको बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड आप जब कुछ सीख जाओगे, कुछ करने लगोगे, देन यू कैन हेल्प द सोसाइटी। ओके, दैट्स व्हाई वी वर्क। व्हाट डिसाइड्स आवर वर्क? ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट वर्क आई विल डू, हु विल डिसाइड? क्या काम करना है ये कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? हमारा काम डिपेंड करता है पढ़े लिखे कितने हो, है ना। ये तो है नहीं आप पढ़े नहीं हो सीधा कह दो जी मेरे को तो प्रोफेसर बन के बस लेक्चर देने। व्हाट अबाउट एजुकेशन? ओके, सो एजुकेशन ऑल्सो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा फैक्टर है एजुकेशन। क्या काम करोगे? एजुकेशन। कि भाई डॉक्टर बनना है, ये नहीं है कि झोला छाप बन गए और दुकान खोल के बैठ गए दवाइयां दे रहे हो। नो, दैट्स नॉट वर्क। काम आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से आपको आपका काम पता चलेगा आगे क्या करना है ना। देन आपकी हेल्थ आती है। अब आप सोचो करना तो सब कुछ है, बट व्हाट इफ योर हेल्थ इज नॉट अलाउइंग यू टू वर्क? तब क्या करोगे भाई? अगर आप बीमार हो, स्किल्स भी हैं, एजुकेशन भी है, बट योर हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग यू, देन व्हाट विल यू डू? यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज इस पे डिपेंड करता है। एंड देन एज। ओके, लेट्स गेस इफ समवन इज 12 ओनली, है ना, एंड ही इज सेइंग दैट मेरे को पुलिस में जाना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे आईएएस बनना है। कैन ही बिकम? नो। कैन शी बिकम? नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एज फैक्टर। एंड नाउ इफ आई से, if someone is old, very much old, and अब वो बोले कि मुझे ये करना है, क्या वो कर पाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ उसकी एज। ठीक है, तो सही एज भी डिपेंड करती है कि भाई आप क्या काम करोगे और आप रहते कहाँ हो, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। द प्लेस यू आर लिविंग,
जैसी जगह पे रहोगे फिर वैसा ही काम करोगे। गांव में रहोगे तो भाई एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, पशु वगैरह पालना, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कर पाओगे। एंड काम तो करना है, बट व्हाट इफ अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिले? जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। काम तो कर लोगे बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो बैठना पड़ेगा ना। तो ये सब चीजें हैं इसमें। और फैमिली बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। एक सही फैमिली बैकग्राउंड, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। वो अलग बात है जिसको नहीं मिलता सपोर्ट वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं, बट अगर आपको फैमिली सपोर्ट है तो ये बहुत अच्छा रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क, देखो आप कोई काम कर रहे हो तो वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्या होता है? जब आप काम करोगे तो अपने लिए क्या फायदा होगा? आप तो पैसा मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप चीजों को सीख पाओगे। अभी मैंने बताया था ना, जब खुद से काम करके पैसा कमाओगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, जब दूसरों के पैसे पे पलोगे तो भाई आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। सिंपल सा फंडा है। और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो वहां पे काम अच्छा होगा, आपको फायदा मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा मिलेगा। तो इंपॉर्टेंस तो है भाई देखो वर्क की। सोसाइटी के लिए काम करोगे तो लोगों की मदद होगी, है ना, सोसाइटी को और ज्यादा बेटर हम कर पाएंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या काम सिर्फ पैसों के लिए किया जाता है, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही वर्क है? तो द आंसर विल बी नो। ऐसा नहीं है कि बस पैसे से ही वर्क होता है, पैसे के लिए ही वर्क होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। नो, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग काम करते हैं और पैसा भी नहीं लेते हैं, ठीक है, जिसको निस्वार्थ सेवा कहा जाता है। आपके फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, यो आप फॉर एग्जांपल आपकी मदर आपके लिए जो भी काम करती हैं, क्या आपसे पैसे लेती हैं? नहीं लेती ना। और जो वॉलेंटियर्स होते हैं, ठीक है, वो भी काम करते हैं। एनएसएस के वॉलेंटियर्स हो गए, आरएसएस के वॉलेंटियर्स हो गए, या जो भी संगठन होते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, क्या वो पैसे लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब है हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम अपने अंदर की संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। अब एक यहाँ पे टर्म आता है मीनिंगफुल वर्क। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीनिंगफुल वर्क? मीनिंग यानी कि कोई मतलब हो, मतलब आप जो काम कर रहे हो ना उसका कोई मतलब तो होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए। सो मीनिंगफुल वर्क इस ऐसा वर्क, एक ऐसा काम जिसका एक पर्पस है। अगर आपके वर्क में कोई पर्पस ही नहीं है तो वो तो वर्क ही नहीं है भाई, वो तो आप एक्टिविटी कर रहे हो फिर कोई। और ऐसा वर्क जो आपको मदद करे, दूसरों को मदद करे, आपको हैप्पी फील करवाए, वही है आपका मीनिंगफुल वर्क। यही है जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगा, आपके आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ को अच्छा बनाएगा। इसी को मीनिंगफुल वर्क कहा जाता है। डिफरेंट व्यूज ऑफ वर्क। अब मैं आपको बताता हूं कि काम को लेकर लोगों के अलग अलग व्यूज भी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो वर्क कैन बी सीन एज अ जॉब। कोई कहता है कि एक जॉब करना ही वर्क है, यानी कि इससे आपको पैसा मिलेगा और आप अपना जीवन चला पाओगे। कुछ लोगों के लिए इतना ही वर्क होता है। तो कोई कहता है वर्क इज अ ड्यूटी, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको करनी ही चाहिए। आप काम नहीं करोगे तो ये बहुत गलत, मतलब बहुत बुरी और गलत बात है। काम तो करना ही चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कहता है काम ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो सैलरी है, जो आपको पैसा मिलता है जिससे आप अपनी डेली की जो जरूरतें हैं, डेली की जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर पाते हो, तो इसके लिए काम करना जरूरी है। कोई कहता है आपकी ड्यूटी है, कि वर्क आपकी ड्यूटी है और आपका टैलेंट और स्किल्स आपको जरूर दूसरों के लिए हेल्प में लानी चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कुछ लोगों को लगता है कि जब आप काम करते हो तो आप सीधा भगवान को सर्व करते हो, लोगों की मदद करते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज है। कोई कहता है कि जब आप काम करते हो तो नए नए आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विसेज आप क्रिएट करते हो, इनोवेशन होता है, अ सोर्स ऑफ जॉय। कोई कहता है काम का मतलब है खुशी, कि काम करके आपको खुशी मिलती है। कोई कहता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई कहता है आपका जो एक स्टेटस है वो अच्छा हो जाता है काम करके, एक सिंबल होता है काम आपका, जो आप काम करते हो वो दिखाता है आप सोसाइटी में किस लेवल पे हो, है ना। जब आप काम करते हो तो नई चीजें सीखते हो, स्किल्स इंप्रूव करते हो और आपको सक्सेस मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं अब हम। चूजिंग द राइट वर्क, सही काम क्या है? राइट वर्क का मतलब होता है अपने हिसाब से सही काम, कि आपका जो इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट किस में रखते हो और आपसे करवाया क्या जा रहा है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, याद रखना। चाहते आप वो क्रिकेटर बनना, घर वाले आपको बनाना चाहते हैं इंजीनियर, तो ये तो भाई बिल्कुल भी
मैच नहीं कर रहा ना आपके उससे, और आपका टैलेंट क्या है, आपकी स्किल क्या है, नॉलेज एबिलिटी क्या है, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको वर्क करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर टैलेंट, इंटरेस्ट और स्किल और नॉलेज ये सारी चीजें कंप्लीटली अपोजिट है जो चीज आप कर रहे हो उससे, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में हो मेरे दोस्त, आप बिल्कुल भी सही नहीं जा रहे हो, आप बहुत गलत जा रहे हो। अब वर्क क्या है मैंने आपको बता दिया, जो भी एक्टिविटी करके जिससे आप एक गोल अचीव कर रहे हो, ठीक है, और इसमें जॉब भी आ जाती है, बिजनेस आ जाता है, कंसल्टिंग, वॉलंटियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, सोशल वर्क, कोई भी काम कर रहे हो, पैसा पेड या अनपेड दोनों ही वर्क होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे वाली चीज को ही वर्क कहा जाता है। जो हम समाज सेवा करते हैं क्या वो वर्क नहीं है? वो भी वर्क है, वो भी वर्क में ही काउंट होता है। नाउ व्हाट इज लाइवलीहुड? ओके, व्हाट इज लाइवलीहुड? लाइवलीहुड का मतलब होता है द वे अ पर्सन अर्न्स मनी टू मीट बेसिक नीड्स। अपनी डेली की दूध सब्जी लाने के लिए कोई पर्सन क्या काम करता है वो उसका तरीका लाइवलीहुड है। और जब लाइवलीहुड जैसा होगा उसके हिसाब से आप अपना खाना, अपना शेल्टर, अपने कपड़े, अपनी अच्छी लाइफ को मेंटेन कर पाओगे। तो लाइवलीहुड मीन्स द वे अ पर्सन अर्न्स मनी टू मीट हिज और हर नीड्स। अब कैरियर क्या होता है? आपने सुना होगा ना एक वर्ड कैरियर। आप अपने करियर में क्या करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म में आप अपना करियर किस फील्ड में देखते हो। तो करियर वर्ड का मतलब क्या होता है? ये है एक ऐसा काम जो आप अपने लाइफ टाइम करते हो, लंबे समय के लिए, और बहुत मतलब आप इसी में अपनी ग्रोथ करते हो, न्यू स्किल सीखते हो, है ना, बैलेंस करते हो अपनी पर्सनल लाइफ को और जिसमें करियर बनाना है उस लाइफ को। और करियर एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। आप जो भी काम कर रहे हो लंबे समय में उससे क्या होगा वो आपका करियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है गुड वर्क। गुड वर्क का मतलब होता है अच्छा काम। अच्छा काम किसे कहोगे? जिससे आपकी बॉडी और माइंड हेल्दी रहे। तो जो आप काम करे जा रहे हो, बॉडी आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है, हेल्थ आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ऐसा काम किसी भाई मतलब क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। काम ऐसा करो जिससे आप ग्रो करो, है ना, आपको पैसा भी मिले और आपका भी फायदा हो, दूसरे का भी फायदा हो, उसको हम कहते हैं सही काम। देन उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया में पुराने समय से कुछ ऐसे काम हैं जो चले आ रहे हैं, जो लोगों ने किए भी हैं, ठीक है, और थ्रू आउट दी जनरेशंस ये काम चले आ रहे हैं। तो इसको हम समझेंगे बहुत आसानी से। इंडियाज रिच कल्चर। देखो हमारा इंडिया बहुत फेमस है हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे इतना कल्चर है, डाइवर्सिटी है, तो इंडिया इसके लिए जाना जाता है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर। और इंडिया बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, और इवन विद मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज नहीं, बहुत सी अनेकों लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं। दैट्स वाई हम इंडिया को कहते हैं यूनाइटेड इंडिया। और डाइवर्सिटी इतनी है, स्टिल हम बहुत ज्यादा यूनाइटेड रहते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं कि वो कौन कौन से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं, वर्क हैं, जो इंडिया में बहुत पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया का 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहता है, और आपको पता है गांव के अंदर जो मोस्टली लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी रही है बहुत टाइम से। तो मिलियंस ऑफ दी लोग जो हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब आप कह सकते हो डिपेंड है। सो मैनी फार्मर्स हैव स्मॉल फार्म्स, सो दे प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। अब कुछ फार्मर्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ फार्मर्स बहुत छोटे होते हैं, जिनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता, लैंड नहीं होता, तो वो थोड़ा बहुत अमाउंट में ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब जो ये छोटे फार्मर्स होते हैं इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो इनकी जमीन का साइज बहुत छोटा है, तो वो प्रोडक्शन बहुत कम हो पाता है वहां पे। और कभी कभी तो क्रॉप्स अपनी फैमिली के लिए भी पूरी नहीं पड़ पाती, बेचने तो क्या ही जाओगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत थोड़ा बहुत बच पाता है जो मार्केट में बेचने जा सकते हो, अदरवाइज इतना होता ही नहीं है। देन हमारा कैश क्रॉप्स। ये क्या होता है? देखो क्रॉप्स तो फसल को कहते हैं, कैश क्रॉप्स यानी आप ऐसी फसलें उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, जिससे आपको कैश मिलेगा, पैसा मिलेगा। जैसे चाय, कॉफी, है ना, इलायची, रबड़, ये सब जो जितने भी क्रॉप्स हैं आपको मनी प्रोवाइड करेंगी, और इनको इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में सेल किया जाएगा। और बाहर की कंट्रीज में अगर ये चीजें बिकती हैं तो बहुत अच्छा खासा फॉरेन इनकम जो डॉलर्स में पेमेंट होगी,
या बाहर की जो भी करेंसी में पेमेंट होगी उससे फायदा होगा इंडिया का, ठीक है। तो ये कैश क्रॉप्स होती हैं। अब इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है बहुत पहले से। कोकोनट, मिल्क, कैश्यू नट, जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले, चाय, है ना, अदरक, ये सारी चीजें हम बहुत पहले से उगाते आ रहे हैं, बहुत पहले से हम इन चीजों का ट्रेड करते आ रहे हैं। तो आप मान के चलो कि इंडिया तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, वो भी बहुत पहले से ही बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अब इसके बाद आता है फिशिंग। देखो मछली पकड़ना भी बहुत पुराना काम है इंडिया में, ऐसा नहीं है अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इंसानों ने एक तो एग्रीकल्चर किया, ठीक है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, देन उसके बाद हंटिंग गैदरिंग, या उसको आप सबसे ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग, और फिशिंग। फिशिंग भी एक तरीके का सर्वाइवल का तरीका है, जब कुछ नहीं होता तो फिशिंग करके भी पेट पालते थे पहले के जो ह्यूमंस थे। तो एक तो अपने इंडिया की कोस्ट लाइन जो है ना बहुत लंबी है, ये लाइन, ये जो कोस्ट लाइन है, लंबी कोस्ट लाइन का फायदा क्या है कि समुद्र किनारे बहुत सारे एरियाज हैं, समुद्र किनारे बहुत मछलियां मिलती हैं, और ये एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बन चुका है आज की डेट में। बहुत लोग जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन, उनका जीवन पूरा डिपेंड है मछली पकड़ने के ऊपर, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट्स। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर दी हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से जब आप कोई चीज बना रहे हो, इफ यू लुक हियर, ये कुछ ना कुछ बन रहा है, आर्ट बन रहा है ना, मटके बन रहे हैं, डिजाइन हो रहा है, इस पे कपड़ा बन रहा है, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, ज्वेलरी बन रही है, फिर उसको बेचा जा रहा है। ये हमारा हैंडीक्राफ्ट है, हाथों से चीजों को बनाया जा रहा है, हमारा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है इंडिया का। तो बहुत ब्यूटीफुल आइटम्स जब हाथों से बनाई जाती हैं वो हैंडीक्राफ्ट कहलाता है। अब हैंडीक्राफ्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि क्यों हैंडीक्राफ्ट जरूरी है। देखो हमारे इंडिया का आर्ट और हमारे इंडिया का कल्चर, ठीक है, ये प्रिजर्व है, आज तक हमने संभाल के रखा हुआ है अपनी जो कलाओं को, 5-5 हजार साल पहले से हम ये काम कर रहे हैं, और गांव के लोगों को इससे पैसा मिलता है, हैंडीक्राफ्ट की जो भी आइटम्स बना के लोग अपना जीवन चलाते हैं। और इंडिया के बहुत से हैंडीक्राफ्ट ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर बेचे जाते हैं, या जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो वो इन हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, लकड़ी के कुछ सामान बनाना, खिलौने वगैरह हो गए, है ना, मूर्तियां हो गई, पोट्री, मिट्टी के बर्तन, मेटल क्राफ्ट, ज्वेलरी, है ना, हाथी दांत से कुछ बनाना, कंघी बनाना, ग्लास का कुछ बना देना, पेपर से बनाना, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, है ना, कपड़ों पे डाई करना, प्रिंटिंग करना, शेल से कुछ बनाना, मूर्तियां बनाना, ये सारा का सारा काम आपका हैंडीक्राफ्ट के अंदर आता है। तो आगे है हमारा टॉपिक वीविंग इन इंडिया, बुनाई का काम। देखो ये भी इंडिया में बहुत पुराना काम है, और हमारे इंडिया में हर स्टेट लगभग जाना जाता है अपने कुछ ट्रेडिशनल कपड़ों के लिए, अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए, और अपनी कॉस्ट्यूम्स के लिए। आप गुजरात जाओगे वहां के अलग कॉस्ट्यूम्स हैं, है ना, आप कहीं कश्मीर साइड जाओगे वहां के अलग कॉस्ट्यूम्स हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं ये अपने वहीं के कल्चर, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये लोग बनाते हैं। और हमारे इंडिया का हाथ से बना हुआ कपड़ा बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, हमारा नाम चलता है। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इतने स्पेशल क्यों होते हैं हाथ से बनाई हुई चीजें? क्योंकि हमारा डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल होता है, हमारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और हमारे इंडिया का जो रिच कल्चर है वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में दिखता है। और हमारा हैंडीक्राफ्ट बाहर की मार्केट में बहुत पॉपुलर है, हमारे लोगों को, यहाँ के आर्टिसंस को, कारीगर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है जब लोग खरीदते हैं। तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, क्विजीन एंड विजुअल आर्ट्स ऑफ इंडिया का जो आपका टॉपिक है ये मैंने आपको बता दिया। जनरेशन टू जनरेशन जब वर्क पास होता रहता है तो वो आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बन जाता है। पहले क्या होता था कि जो भी स्किल होती थी वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा देते थे घर के घर में, कोई कॉलेज में नहीं जाना पड़ता था स्किल्स को सीखने। अगर किसी के मम्मी पापा आर्टिसंस हैं तो वो अपने बच्चों को भी वो स्किल्स सिखा दिया करते थे, और अपनी कुछ कम्युनिटीज की जो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं वो सिर्फ अपने तक रखते थे, वो दूसरों को नहीं बताते थे, कोई सीक्रेट है। मान लो कोई कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छा कपड़ा बुनते हैं, बहुत अच्छा कुछ जो है मिट्टी के बर्तन से मतलब वो बना लेते हैं, डिजाइन वगैरह करते हैं, वो अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताते थे, ठीक है। रिलीजन, कास्ट और ऑक्यूपेशन आपस में जुड़ा हुआ था। आपके ऑक्यूपेशन जैसी आपकी कास्ट होगी, ठीक है, आप सोने का काम करते हो, स्वर्णकार हो, या आप
मिट्टी के बर्तन बनाते हो, कुम्हार हो, तो आपकी कास्ट भी वैसी ही हो जाती थी। तो मैंने आपको बता दिया, हंटिंग और जानवरों को मारना, उनका शिकार करना, बर्ड्स का शिकार करना, ठीक है। फॉरेस्ट से जो भी सामान होता है, गैदरिंग करना, ये भी एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। देन माला बनाना, ठीक है, जो हम गार्लैंड माला वगैरह पहनते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं। या नमक बनाना, समुद्र किनारे नमक बनाया जाता है। या जो पाम सैप जूस होता है, एक पेड़ होता है, उसका एक रस निकाला जाता है, ठीक है, उसको फिर बेचा जाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा हमारे इंडियन क्विजीन के बारे में। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत तरीके का खाना खाया जाता है। तो हमारे इंडिया का बहुत सारा एरिया फेमस है अपने एक स्टाइल के लिए। मान लो ये अपना इंडिया है। चलो अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं यहाँ पे कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनको साउथ इंडियन क्विजीन बहुत पसंद होगा। साउथ इंडियन क्विजीन में आपको क्या पसंद है? पर्सनली अगर मैं बताऊं तो डोसा काफी अच्छा है। बहुत से लोग होंगे जिनको नॉर्थ इंडियन क्विजीन पसंद होगा, है ना। अब नॉर्थ इंडियन में आप जाओगे, यहाँ पे आपको पराठे देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत से लोग होंगे जिनको भाई आपका जलेबी फाफड़ा वगैरह पसंद होगा, है ना। तो गुजरात से जो लोग पसंद करते होंगे। तो जब आप अलग अलग जगहों पे जाओगे तो अलग अलग तरीके का क्विजीन आपको देखने को मिलता है। तो आपको क्या पसंद है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। देखो हर एरिया के कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ मसाले होते हैं जिससे वो स्वाद आता है उस चीज में। तो इंडियन क्विजीन बहुत फेमस है अपने टेस्ट के लिए, है ना। हमारे यहाँ का जो टेस्ट है ना, वो बहुत मतलब एक नंबर है। जो खाना यहाँ पे लोगों का बनता है, और लोग खाना बेचकर भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब है ट्रेडिशनल विजुअल आर्ट्स ऑफ इंडिया। विजुअल आर्ट्स, इसको समझते हैं क्या है। देखो 4000 साल से भी पहले का ये टैलेंट है हमारा विजुअल आर्ट्स का। और पहले क्या होता था, जो आर्टिस्ट होते थे वो मंदिर वगैरह बनाते थे। तो हिंदुओं के मंदिरों को बनाना, उनका डिजाइन, उनका आर्किटेक्चर, ये भी एक आर्ट है। तो बड़े बड़े किंग्स, प्रिंस सपोर्ट करते थे विजुअल आर्ट्स को। अब होता क्या है, इंडिया के अंदर हिंदुइज्म भी है, इस्लाम है, जैनिज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सिखिज्म भी है। सबका आर्ट बहुत अलग है एक दूसरे से, हर कोई एक दूसरे से अलग है। तो अलग अलग आर्ट के स्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। मंदिर आपको देखने को इतने सारे मिल जाएंगे। अब मंदिर और चर्च में बहुत डिफरेंस है वहां के आर्ट में, ठीक है। अब हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो मंदिरों में भी काम करते हैं, मस्जिदों में भी करते हैं। जो बरियल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, म्यूजिलियम्स, ठीक है, उसमें भी काम करते हैं। पैलेस बनाने पे भी लोग काम करते हैं। तो आर्ट तो है हमारे इंडिया में, बहुत कुछ है। और जब ये कारीगर काम करते हैं तो स्टोन, ब्रोंज, सिल्वर, वुड, टेराकोटा, पेंटिंग, सब चीज का यूज करके उस आर्ट को बनाते हैं। और ये आर्ट वर्क हमारा हेरिटेज है। जो मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े पुराने पुराने मंदिर हैं, आप अंदर से जाके देखो, बढ़िया बढ़िया पत्थर लगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हैं। तो ये सब आर्ट है। तो आज की डेट में सरकार और एनजीओ मिलकर इस आर्ट को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और इस आर्ट से क्या होता है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लोग नए नए धंधे खोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे इंडिया का ये पुराना आर्ट है। चिल्ड्रन एंड वर्क, देखो जो भी बच्चे होते हैं उनसे कभी भी फोर्सफुली कोई हैवी काम नहीं करवाना चाहिए। अगर वो कम एज के हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। बचपन में काम करवाओगे तो सही से पढ़ नहीं पाएगा, फिजिकल ग्रोथ हो नहीं पाएगी, मेंटली जो उसको डेवलप एक बचपना होना चाहिए वो नहीं होगा, ओवरऑल हेल्थ उसकी खराब हो जाएगी। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो केयर मांगता है, उसका ध्यान रखा जाए, उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको एजुकेशन मिले, ये उसके लिए ज्यादा जरूरी है। बात करें विमेन की, तो भाई विमेन को भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि जिससे उसको नुकसान हो ऐसा कोई काम करो, ठीक है। उसकी फिजिकल हेल्थ खराब हो, मेंटल हेल्थ खराब हो, इमोशनली वो वीक हो, हर विमेन को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। जहां पे वो काम करने जाती है वो एरिया सेफ हो, और एजुकेशन उसको अच्छी मिले, और मैटरनिटी एंड फैमिली सपोर्ट, जब वो महिला, अगर उसका कोई बच्चा हुआ है तो उसको वो टाइम मिले रिकवरी का, मैटरनिटी लीव मिले, फैमिली से उसको सपोर्ट मिले। सिमिलरली जो एल्डरली लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनको भी केयर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम हो चुकी होती है। जो एक यंग एज में आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है वो ओल्ड एज में या एल्डरली एज में नहीं होती है। सोशल और इमोशनली ये लोग बहुत अकेला फील करते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होती है। तो सोसाइटी इनको अच्छा इलाज दे, इनकी रिस्पेक्ट हो, और अगर
इनको काम कोई मिल सकता है, इनके लायक अगर कोई नीडी है तो उनको वो काम दिया जाए जो वो कर पाए, ठीक है। जेंडर इश्यूज इन रिलेशन टू वर्क, तो जेंडर का टॉपिक अक्सर आता है आपके पेपर में। जेंडर होता क्या है, देखो पहले क्या होता था, मेल और फीमेल, हम ये दो जेंडर की सिर्फ बात करते थे, कोई तीसरे जेंडर की बात इससे पहले नहीं होती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एक तीसरा जेंडर भी होता है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, क्रॉस ड्रेसर या ट्रांससेक्सुअल पर्संस, आप इसमें से कुछ भी कह सकते हो। तो ये हमारा थर्ड जेंडर होता है, पहले मेल और फीमेल ही होते थे। तो देखो हर कोई डिजर्व करता है कि भाई उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इज्जत की लाइफ वो भी जी पाए। अब देखो सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। सेक्स तो ऐसी चीज है जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जब आप पैदा होते हो तो जो आपके क्रोमोसोम्स हैं या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे पता चल जाता है कि इफ यू आर मेल और फीमेल। तो ये डिपेंड करता है आपके क्रोमोसोम्स पे और आपके ऑर्गन्स पे, यानी कि आपका जो फिजिकली जो स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकली आप मेल या फीमेल ही होते हो। देन उसके बाद अगर मैं बताऊं जेंडर क्या है, सोसाइटी ने बनाया है। जेंडर क्या है, सोसाइटी ने बनाया है। आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा काम करते हो, तो जेंडर आपकी सोशल आइडेंटिटी होती है। और सेक्स क्या है, आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है। जेंडर रोल्स बिगिन फ्रॉम चाइल्डहुड, तो कोई मेल है कोई फीमेल है तो उसको क्या करना है, बचपन से ही ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब लड़कों को कहा जाता है आप बहुत स्ट्रोंग हो, आपको पैसा कमाना है। लड़कियों को कहा जाता है कि आपको घर का काम करना है, घर का ध्यान रखना है। तो ये सोसाइटी ने बनाया है ना, ये सब हमारी बायोलॉजी ने थोड़ी कहा है कि लड़के ही सारा काम करेंगे, समझ रहे हो। तो जेंडर क्या है, एक सोसाइटी की बनाई हुई चीज है। बायोलॉजी ने तो सेक्स बनाया था, मेल फीमेल वाला। सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, देखो हर सोसाइटी के अंदर क्या होता है, एक ट्रेडिशन होती है, मतलब कि कुछ उम्मीदें होती हैं, है ना, कि कैसा बिहेवियर होगा, क्या काम करेंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या रोल होगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है, लड़के हो तो मर्द को दर्द नहीं होता, रोना मत, लड़की हो तो घर का काम करो, ये सब चीजें चलती हैं। पर ये इसमें से कुछ चीजें बहुत पुरानी और घटिया हैं जिसको जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। अब देखो मेल और फीमेल दोनों बराबर का काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सिर्फ बाहर का काम लड़के करें, ये गलत है। ओनली वीमेन शुड कुक एंड टेक केयर ऑफ द होम, कि बस खाना बनाओ और घर पे रहो, है ना, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। कुछ जॉब्स तो बस लड़के ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते थे कि भाई प्लेन तो बस लड़के उड़ा सकते हैं, पायलट्स, लेकिन आज लड़कियां भी उड़ा रही हैं कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ जॉब्स तो बस लड़कियां कर सकती हैं। भाई बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में देखो लड़के क्या एक नंबर का खाना बनाते हैं। तो स्टीरियोटाइप्स हैं ये, घटिया सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबर समझो, सबके इक्वल राइट्स हैं भाई, सबको बराबर के हक मिलने चाहिए, सबको बराबर की एजुकेशन मिलनी चाहिए और काम करने की अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले। ऐसा ना हो लड़का है तो उसके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लड़की है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और सोसाइटी में मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बराबर की इज्जत होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जेंडर इक्वालिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ जेंडर इश्यूज के बारे में बात करने वाला हूं। तो जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया कि जेंडर समाज ने बनाया है। तो जेंडर के जो रोल्स होते हैं वो सोसाइटी बनाती है, नेचर नहीं बनाता, ठीक है। तो जेंडर सोसाइटी डिसाइड करती है और सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस को हम कहते हैं। तो इनके रोल्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। पहले क्या होता था, लड़के ब्रेड विनर होते थे, घर चलाने वाले कौन होते थे, लड़के। लड़कियों को कहा जाता था आप घर का काम करो, आप होम में करो। बट आज दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, पुरानी सोच अभी भी है पर बहुत हद तक सुधार हुआ है। विमेन हैव ऑलवेज वर्कड, देखो मैं आपको अगर बताऊं तो लड़कियां ऐसा नहीं है शुरू से ही घर का काम बस करती हैं। भाई गांव में चले जाओ, खेती भी करती हैं, जानवरों को भी पालती हैं, जानवरों का ध्यान भी रखती हैं, चराने भी जाती हैं। शहरों में जाओगे तो कंस्ट्रक्शन वर्क में महिलाओं वाली मजदूर भी होते हैं, फीमेल वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्क भी महिलाएं करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, बिजनेस भी करती हैं और सारा काम करती हैं। तो महिलाएं तो सारा ही काम कर रही हैं और बहुत पहले से कर रही हैं, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए। स्टिल कुछ चैलेंजेस आते हैं महिलाओं के सामने, जैसे उनको डिसीजन लेने की फ्रीडम ज्यादा नहीं मिलती, इंडिपेंडेंस बहुत कम होती है इनके पास, और जो भी ये काम करती है ना, ये प्रॉपर जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है इनको। तो दैट्स व्हाई इनको बहुत बुरा फील होता है। अब ऐसे में एक वर्ड आता है विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको एनकरेज करना, उनको इक्वल राइट्स देना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, उनको बराबरी के अधिकार दो, ठीक है। तो होता क्या है, देखो घर का काम क्या है,
कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों का ध्यान रखना, बड़ों बूढ़ों का ध्यान रखना, घर संभालना। तो होता क्या है, हाउस होल्ड वर्क सेव्स फैमिली एक्सपेंसेस एंड सपोर्ट्स द इकोनॉमी। अब जब आप घर का काम करते हो ना, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका पैसा बचता है। आप सोचो, यही सब काम किसी को जब पैसे देकर करवाओगे तब आपको पता चलेगा घर का काम कितने में होता है। डोमेस्टिक वर्क इज प्रोडक्टिव। देखो, डोमेस्टिक वर्क के लिए आपको समय चाहिए, एफर्ट चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, और इट हेल्प्स एवरी फैमिली मेंबर परफॉर्म देयर वर्क बेटर। तो हाउस होल्ड वर्क जो है ना, वो सभी को करना चाहिए और उसकी इज्जत करो भाई। ये मत सोचो मम्मी ने कर दिया तो उसकी कोई इज्जत नहीं करनी। जैसे आप एक पेड वर्क की इज्जत करते हो ना, किसी को पैसे देके कोई काम करवाओगे तो उसकी इज्जत करोगे, तो मम्मी तो नहीं पैसे ले रही है तो उसकी इज्जत नहीं करोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज महिलाएं टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस वगैरह भी हैं। तो सीनियर पोजीशंस में भी महिलाएं हैं आज की डेट में। तो आप कह सकते हो महिलाएं आज किसी से पीछे नहीं है। अब महिलाओं पर पता है क्या होता है, डबल बर्डन होता है। इनका बोझ जो है ना, इनके ऊपर बोझ है डबल। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये डबल बोझ कैसे है। तो डबल बर्डन आता है इनके ऊपर, एक तो घर का काम करना, ठीक है, घर के काम के साथ साथ तो एक तो ऑफिस का भी काम करना है, साथ साथ घर का भी काम करना है। इसी को डबल बर्डन कहा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज्यादा जोर आ जाता है महिलाओं के ऊपर। आगे चलते हैं अब हम, ठीक है जी। तो दो प्रेशर हैं, घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है। तो आई गेस आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू विमेन एंड वर्क। देखो भाई, जब महिलाएं काम करती हैं तो बहुत सारे इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। तो बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एक तो इनकी अपॉर्चुनिटी इनको ज्यादा मिल नहीं पाती है, इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, क्योंकि ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और आज की डेट में जितने भी काम करते हो ना आप, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है महिलाओं को स्किल मिले, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग महिलाओं की हो, जिससे कि ये अपना काम कर पाए, इनको अपॉर्चुनिटी बराबर की मिल पाए। अनइक्वल वैल्यू ऑफ विमेन्स अर्निंग्स। अब होता क्या है, जो लड़के पैसा कमा के आते हैं वो समझा जाता है कि भाई वाह, वो तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है। जो लड़कियां पैसा कमाती हैं वो माना जाता है अरे ये तो एक्स्ट्रा है, सेकेंडरी इनकम है। क्यों भाई, लड़कियां काम करती हैं उसको प्राइमरी इनकम क्यों नहीं माना जाता? हमारे दिमाग में ये चीज घुसी हुई है कि लड़के जो कमाएंगे वही पैसा मेन है, लड़कियां जो कमा रही हैं वो पैसा मेन नहीं है। तो आज जो वर्किंग विमेन प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वो है स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत ज्यादा टेंशन में रहना, अलग अलग तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स आना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखो भाई, फीमेल्स काम करने जाती हैं ऑफिस में, तो कभी कभी वहां उनके साथ हरेसमेंट हो जाता है, कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो बहुत सी चीजें लड़कियां फेस करती हैं आए दिन। फिर है जेंडर इक्वालिटी। देखो भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती लड़कियों को, लड़कों को सारे मौके मिलते हैं, लड़कियों को वो इक्वालिटी नहीं मिल पाती है अभी भी। तो ये चीज बहुत गलत है, ये इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैटरनिटी बेनिफिट्स, विमेन शुड रिसीव पेड मैटरनिटी लीव एंड प्रॉपर मेडिकल केयर। जब कोई महिला प्रेग्नेंट है तब से लेकर डिलीवरी से लेकर रिकवरी तक उसको मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। चाइल्ड केयर सपोर्ट, जो वर्किंग मदर्स हैं नीड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज सच एज क्रैचेस एंड फैमिली सपोर्ट, कि उनके बच्चों को कोई संभाले अगर वो काम कर रही हैं तो ये उनको सुविधा मिलनी चाहिए। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एक्ट हैं जो विमेन के लिए लाए गए थे। जैसे मैं आपको बताऊं क्यों लाए गए थे, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाए, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो पाए, इक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ हो पाए, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल फीमेल देखकर एटलीस्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक तो इनकी वर्किंग कंडीशंस जहां ये काम कर रही हैं वो भी सेफ हो, इसके लिए एक्ट बनाया गया, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। तो स्पेशल प्रोविजंस इसके लिए बनाए गए थे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये पहला एक्ट है जो कहता है जहां महिलाएं काम करने जाएंगी वो एनवायरमेंट सेफ होना चाहिए, वो फैक्ट्री का एरिया सेफ होना चाहिए। प्लांटेशन लेबर एक्ट, जो महिलाएं प्लांटेशन में काम करती हैं, चाय के बागान हो गए, कॉफी के बागान हो गए, तो वहां उनके राइट्स की प्रोटेक्शन हो, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए।
माइंस एक्ट 1952 ये कहता है जो महिलाएं माइनिंग का काम करती हैं उनकी सेफ्टी हो। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस यानी कि मेडिकल केयर, कोई बीमार हो गई है महिला अगर वो काम करती है तो उसको वो हेल्थ फैसिलिटीज मिले। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अगर वही बात हो गई प्रेग्नेंट है रिकवरी तक वो पेड लीव उसको मिले। आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विमेन वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वहां से, तो दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी। सो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम से पता चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। स्कूल्स खोले गए थे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज से जो जितनी भी गर्ल्स हैं जो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटीज देकर उनको पढ़ाई में अच्छा करना। ठीक है, तो जो सर्व शिक्षा अभियान था कि पूरे इंडिया में सभी को प्राइमरी एलिमेंट्री तक एजुकेशन दिलवानी है, उसके अंडर ही इसको लॉन्च किया गया था। अब ये समग्र शिक्षा अभियान का ही पार्ट है, यानी कि स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम सभी को हमें एजुकेटेड करना है, खासकर लड़कियों को जो कभी स्कूल नहीं गई या किसी मजबूरी से उनको स्कूल ड्रॉप करना पड़ा, जो बहुत दूर दरा के मतलब एकदम रिमोट एरियाज में रहती हैं, उनके लिए अच्छे हॉस्टल्स बनाकर स्कूलिंग की फैसिलिटी देना। तो गांव की लड़कियां, रिमोट जो विलेजेस हैं वहां की लड़कियां, गरीबों की लड़कियां, सोशली जो बहुत बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उनकी लड़कियों को इसमें फायदा मिलने की बात कही गई है। तो इसमें एक तो रेसिडेंशियल स्कूल सिस्टम होता है, यानी कि हॉस्टल की सुविधा होती है, फ्री एजुकेशन, रहना खाना सब फ्री होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाता है जहां पर वो महिला या जो गर्ल है वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाती है। तो सबसे पहले लड़की को एक ब्रिज कोर्स पढ़ना होता है। ब्रिज कोर्स से आप रेगुलर स्कूलिंग में जाने के लिए तैयार होते हो और इसको कंप्लीट करते ही आप क्लास 6 में एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, क्लास 6 में आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। अब होता क्या है, क्लास 12th तक आपको पढ़ाया जाता है। अर्लियर केजीबीवी प्रोवाइडेड एजुकेशन ओनली अप टू द एलिमेंट्री लेवल, बस पहले 8th क्लास तक था। अब ये जो स्कीम है ये 12th क्लास तक बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, तो बच्चे पूरे बिना किसी ड्रॉप आउट के अपनी स्टडी पूरी कर पाते हैं। और जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये खोले जाते हैं, स्कूल्स रिमोट एरियाज में खोले जाते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, यानी कि आप कैसा फील करते हो, जो जॉब आप करते हो उस काम को करने के बाद आपको कैसी फीलिंग आती है। सो सिर्फ वर्क की बात नहीं हो रही, ये है कि आप सोचते क्या हो अपने काम के बारे में, वर्क सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करते हो, अपना टास्क कैसे कंप्लीट करते हो। ठीक है, ये सब इसमें आता है। तो अब आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा, खुश रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। नेगेटिव सोचोगे तो भाई अगर ज्यादा कंप्लेंट करते रहोगे हर बारी ऑफिस में जाके और स्ट्रेस में रहोगे ज्यादा तो बहुत दिक्कत आएगी, तो आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो मैनी पीपल बिकम अनहैप्पी बिकॉज दे कंपेयर ओनली देयर सैलरी विद अदर्स। को सोचता है ना कि भाई हम तो सैलरी हमारी कम है, दूसरों से कंपेयर करते हैं उसकी ज्यादा है। तो फेयर कंपटीशन में क्या होता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल, हार्डवर्क, डेडिकेशन और परफॉर्मेंस, ये सब देखो, ये कंपेयर करो, क्या ये बराबर है आप में और उसमें, तब आप सोचो। इनकम्प्लीट कंपैरिजन करोगे तो भाई बुरा ही लगेगा, कंप्लीट कंपैरिजन करोगे तो मतलब समझ में आएगा। तो रियलिस्टिक रहो। ठीक है, आप देखो चैलेंजेस भी देखो, जॉब के एडवांटेजेस भी देखो, रियलिस्टिक रहो थोड़ा। ठीक है, तभी आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दिमाग में शांति रहेगी और आप खुश रहोगे काम को करते हुए। हेल्दी वर्क रूटीन, तो लोग क्या करते हैं, दिन में बहुत काम करते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना है। हेल्दी फूड खाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छे से सोना है ना, एक्सरसाइज करनी है, फ्री टाइम को अच्छी जगह यूज करो। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अगर गलत तरीके से भाई सोचा है बस कैसे भी करके काम खत्म करना है, तो इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी और कोई मोटिवेशन भी नहीं रहेगा, और मतलब आपको बस सेटिस्फेक्शन ही अंदर से नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत गलत अप्रोच है कि बस काम फिनिश करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असली काम क्या होता है कि आप जहां पर खुद सोचो कि भाई काम करके मुझे कुछ सीखना है, काम करके मुझे एनर्जी आती है, काम करके मुझे ग्रो करना है, काम करके मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, तभी इस एटीट्यूड के साथ आप उस काम में सक्सेसफुल हो पाते हो। ठीक है, तो जब आप जाओगे अपने वर्क प्लेस को एंजॉय करो, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, मुश्किलें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंट रहकर सॉल्व करो, मोटिवेटेड रहो,
और सेटिस्फाई रहो जो भी काम आप करते हो। आई होप समझ में आ रहा होगा यहां तक आप सभी को। करियर ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, QWL क्या है? देखो, एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, वो बहुत खुश रहते हैं जब वो कुछ नया सीखते हैं, अपनी नॉलेज यूज करते हैं, अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, जब उनका प्रमोशन होता है, जब वो अपना करियर में जब वो आगे बढ़ते हैं, जब वो खुशी आती है आपके करियर में, जब ग्रोथ आती है। तो इसका मतलब है कि एक मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहां एम्प्लॉइज को अच्छा फील हो, काम करने वालों को अच्छा फील हो, क्योंकि एम्प्लॉइज बहुत वैल्यूएबल एसेट्स हैं। एक एम्प्लॉय ही एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। तो अगर हैप्पी एम्प्लॉइज हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे तो प्रोडक्टिव रहेंगे, कुछ नया नया आता रहेगा, और मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भाई इस चीज की, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। तो एम्प्लॉइज का जब सेटिस्फेक्शन होगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और कमिटेड रहेंगे कि हाँ हमें अपना काम अच्छे से करना है। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है कि एक अच्छा एम्प्लॉय उन्हें मिले। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल्स बोथ टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीड्स, कि अगर उसकी इकोनॉमिक जरूरतें हैं, या उसकी अच्छी सैलरी करनी है, जॉब सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है। तभी उसको पता है एम्प्लॉय खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। अब देखो, आपकी वर्क लाइफ कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? आप कितना खुश हो, कितने ज्यादा आप सेटिस्फाइड हो करियर में, आप कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हो, कितना आप सीखना चाहते हो उस फील्ड में, और आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपको प्रॉपर सैलरी आएगी, रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप जरूर, आपकी जो वर्क लाइफ है वो अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छे से काम करोगे, ठीक है। और रिलेशनशिप अच्छा हो, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस अपने कलीग्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ आप अच्छे से रिलेशन बना के रखो। एनवायरमेंट में बिल्कुल स्ट्रेस ना हो, और डिसीजन लेने हैं तो वहां पे आप डिसीजन लो, कड़क डिसीजन लो, ठीक है। तो तभी आप अच्छा फील करोगे, आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मेरी कोई इंपॉर्टेंस है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एर्गोनॉमिक्स। व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क, जो लोग काम पे जाते हैं, ठीक है। सी, ये ऑफिस में बैठा है और ये बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हैं, ठीक है। अब इनकी सीट कुछ ऐसी है कि इनको बैक स्ट्रेन या कुछ ऐसा हो रहा होगा। वही नीचे वाले फोटो में अगर आप देखोगे तो ये बहुत हैप्पीली बैठे हुए हैं, इनकी चेयर में ये हेडरेस्ट वाला ऐड हो गया है। तो ये एर्गोनॉमिक्स ही तो है, और क्या है। अभी ये देखो खड़े खड़े काम कर रहा है, थक जाएगा भाई एक टाइम बाद। तो आपको वर्क कंडीशंस अच्छी बनानी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, फर्नीचर है, उसको अच्छा करना है, वर्क प्लेस को अच्छा बनाना है कुल मिला के। तो ये जो एर्गोनॉमिक्स वर्ड है ये दो चीजों से निकलता है। एर्गन मींस वर्क, नॉमिक्स मींस लॉज, नेचर के लॉज। तो साइंस ऑफ वर्किंग कंफर्टेबली एंड सेफली एट दी वर्क प्लेस, वी कैन से। तो भाई यही है कि वर्कर को सूट करे ऐसी जगह बनानी है, ऐसा ना हो कि वर्कर एडजस्ट कर रहा है वहां पे। तो ऑब्जेक्टिव्स यही है, एक सेफ वर्क प्लेस बनाना है ताकि इंजरीज ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, कंफर्टेबली वो काम कर सके, थकान ना हो, ज्यादा स्ट्रेस ना हो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आपका अच्छा पोस्चर तभी रहेगा। आपको पता है आपको भाई कई सालों तक इस कुर्सी पे बैठना है, तो वो कुर्सी ऐसी तो हो कम से कम जो आपको नुकसान ना दे, कंफर्टेबल फर्नीचर हो, है ना, टूल्स वगैरह अच्छे से वहां दिए हो, लाइट अच्छी दी हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एसी वगैरह लगा हो, सब कुछ। जब सब होगा ना तो आप अच्छे से काम कर पाओ, ठीक है। Our next topic is entrepreneurship. Now what is entrepreneurship? I am going to explain you guys. आप एक नया स्टार्टअप करते हो, कुछ भी हो सकता है, मोमोज की दुकान, या कोई मोबाइल की दुकान, कपड़ों की दुकान, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, एक बुटीक। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें सिखाता है एक ऐसा प्रोसेस जहां आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो नए आइडिया के साथ। यानी कि आप या तो कुछ नया बना रहे हो, या पहले से वो चीज चल रही है, आप उसको थोड़ा अपने तरीके से अलग करके आए हो, लॉन्च कर रहे हो। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो पैसा लगा रहा है, जो रिस्क ले रहा है, जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जो इस बिजनेस पे रिस्क ले रहा है, पैसा लगा रहा है, ठीक है। अब जो एंटरप्रेन्योर होगा वो पहले आइडिया सोचेगा, फिर रियलिटी में उसको बदलेगा। अगर किसी ने सोचा था कि मैं एक बड़ी अपनी मोबाइल की शॉप खोलूंगा, तो आइडिया को रियलिटी में बदलेगा, अपने रिसोर्सेस को और अपने पैसे को सही से यूज करेगा, और लोगों को हायर करेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, और इस इनोवेशन से पैसा कमाएगा और एक नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। यही एंटरप्रेन्योर होता है। अब एंटरप्रेन्योर क्या करता है? नई नई चीजों को, प्रोडक्ट्स को सोचता है, डेवलप करता है, नई टेक्नोलॉजी को
लाता है कि पहले से जो चीज चल रही है उसको और अच्छा कैसे मैं कर सकता हूँ, रिसोर्सेज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। पैसा है तो सही जगह पैसा लगाना, मटेरियल है तो सही जगह कौन सा मटेरियल यूज होगा, वर्कर्स को कैसे यूज करना है, लोगों को इससे जॉब वगैरह भी मिलती है जब कोई नया स्टार्टअप होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, नारायण मूर्ति फाउंडर ऑफ इन्फोसिस या जेआरडी टाटा, जो कि भाई बहुत बड़े बिजनेस लीडर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे टाटा ग्रुप के सबसे बड़े, और धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज जिन्होंने बनाई, तो ये एंटरप्रेन्योर्स ही तो थे जिन्होंने अपने टाइम पे सोचा, पैसा लगाया और बहुत आगे ले गए हैं आज उनकी कंपनी को लोग। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना वो अलग अलग लेवल के होते हैं। एक होता है छोटा, जो अपने घर से कुछ स्टार्ट कर रहा है, छोटा मोटा ठेला लगा दिया, घर से कुछ बना रहे हैं, है ना। कोई होता है मीडियम बिजनेस कर रहा है कि भाई मतलब थोड़ी मार्केट में जाके सामान बेच रहा है। लार्ज बिजनेस यानी कि बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉइज हायर होंगे, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होना है। अब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है भाई, वो दिन रात काम करता है, कंटिन्यूस काम करता है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, और प्लानिंग करता है। नॉलेज एंड स्किल बहुत जरूरी है। अपने प्रोडक्ट को तभी आप आगे ले पाओगे जब आपके अंदर वो प्लान बनाना आपको आता होगा और नॉलेज होगी। रिस्क लेना, देखो कैलकुलेटेड रिस्क, एक तो होता है कि दिमाग नहीं है कुछ भी रिस्क ले रहे हो, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, मल्टीटास्किंग करना, एक टाइम पे बहुत सारी चीजें हैंडल करना एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी है। क्विक लर्नर, जो जल्दी सीखे स्किल्स को, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वो जल्दी से ढूंढ पाए, ये भी एक अच्छी स्किल है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। देखो एक तो होती है प्रॉफिट मेकिंग और एक होती है सोशल। सोशल के अंदर क्या होता है, आप ऐसा बिजनेस के आइडियाज ला रहे हो जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां मैं आपको बताऊं, लोगों का जिससे भला हो सके कुछ ऐसा बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा। गरीबों की मदद हो, एजुकेशन इंप्रूव हो, है ना, एक अच्छा हेल्थ केयर का वो मतलब सर्विसेज वगैरह मिल रही हैं। मान लो आपने 100 रुपए में बढ़िया सा एक वो नर्सिंग होम टाइप खोल दिया, आप सबका ट्रीटमेंट कर रहे हो, गरीबों को कम पैसे में कुछ मिल रहा है, आपका वो भी हो गया बिजनेस का बिजनेस, और एक मतलब चैरिटेबल काइंड ऑफ आप मान के चलो एक एग्जाम्पल के लिए कि लोगों को इलाज मिल रहा है, आपको अपना पैसा मिल रहा है और इतना ज्यादा पैसा भी नहीं ले रहे हो, सोसाइटी का भी भला हो रहा है, तो पॉजिटिव सोशल चेंजेस होते हैं। अब इसकी सक्सेस कैसे नापोगे कि बेनिफिट हुआ या नहीं, आप ये देखोगे कितने लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई है आपके उस काम से, कितना पॉजिटिव चेंज आया है, लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को कितना फायदा हुआ है, ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो होम साइंस का चैप्टर फर्स्ट है वो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखना। @class12 ESP न्यू ग्रुप पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है ये, सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। और कोई क्वेरी है तो एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम इंस्टाग्राम पे डाल के आप पूछ सकते हैं कुछ भी। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट बॉक्स का यूज करें फॉर द फीडबैक। थैंक यू गाइस।